कहानी की शुरुआत में हम एक पैसेंजर एयरप्लेन को देखते हैं जो कि एक भयंकर रेतीले तूफान के बीच फंसा हुआ है। इसी प्लेन में हमारा मेन कैरेक्टर कैप्टन फ्रैंक कुछ क्रू मेंबर्स के साथ बीजिंग वापस लौट रहा था। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन अचानक प्लेन एक खौफनाक रेतीले तूफान के अंदर चला जाता है। कुछ ही पलों में पूरा एयरप्लेन बुरी तरह हिलने लगता है और अंदर मौजूद सभी लोग डर के मारे चीखने लगते हैं। तभी प्लेन के एक विंग में एक भयंकर एक्सप्लोजन होता है। ब्लास्ट इतना पावरफुल था कि इंजन का एक बड़ा हिस्सा टूटकर कॉकपिट के अंदर घुस जाता है। इसके चलते प्लेन के सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पूरी तरह फेल हो जाते हैं। कंट्रोल खो देने के बाद एयरप्लेन हवा में ही घूमते हुए नीचे गिरने लगता है। जोरदार झटकों की वजह से एक क्रू मेंबर उछलकर सीलिंग से टकरा जाता है, जबकि बाकी लोग भी प्लेन के अंदर इधर उधर पटकने लगते हैं। कुछ ही सेकंड्स में एयरप्लेन पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो जाता है और तेजी से जमीन की तरफ बढ़ने लगता है। आखिरकार प्लेन जमीन पर पहुंचते ही एक बड़े पहाड़ी पत्थर से टकरा जाता है। टक्कर इतनी भयानक होती है कि एयरप्लेन का पिछला हिस्सा टूटकर अलग हो जाता है। इसी दौरान एक क्रू मेंबर हजारों फीट की ऊंचाई से सीधा नीचे गिर जाता है, लेकिन इतनी तबाही के बाद भी प्लेन रुकता नहीं। वह कंट्रोल से बाहर होकर रेगिस्तान की रेत पर बहुत दूर तक घिसटता हुआ चला जाता है। कुछ घंटों बाद जब सभी को होश आता है तब उन्हें पता चलता है कि आखिरकार एयरप्लेन रुक चुका है, लेकिन इस भयानक एक्सीडेंट में उनके 3 साथी मौके पर ही जान गंवा चुके थे। वहीं कैप्टन फ्रैंक भी बुरी तरह घायल हो चुके थे। बाहर अभी भी भयंकर रेतीला तूफान चल रहा था। ऐसे हालात में प्लेन से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। ऊपर से एयरप्लेन के अंदर मौजूद ऑक्सीजन भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। मजबूरी में एक आदमी बिना कुछ सोचे समझे प्लेन की एक खिड़की तोड़ देता है, लेकिन अगले ही पल बहुत तेज रफ्तार से रेत प्लेन के अंदर घुसने लगती है। तब सबको समझ आता है कि उनका पूरा एयरप्लेन असल में रेगिस्तान की रेत के नीचे दबा हुआ है। कुछ देर बाद आंधी की तेज हवाओं से रेत धीरे धीरे हटने लगती है और थोड़ी ही देर में पूरा एयरप्लेन दोबारा नजर आने लगता है। जिंदा बचे सभी लोग डरते डरते प्लेन से बाहर निकलते हैं। बाहर आते ही सबसे पहले वो अपने खाने और पानी का स्टॉक चेक करते हैं। तभी उन्हें एक और खौफनाक सच पता चलता है। दरअसल उनके पास सिर्फ 1 महीने तक चलने जितना खाना और पानी बचा हुआ था। कैप्टन फ्रैंक मैप देखकर सबको बताते हैं कि उनका एयरप्लेन चाइना के एक ऐसे अनजान रेगिस्तान में क्रैश हुआ है जहां दूर दूर तक इंसान का कोई निशान नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास रेडियो सिग्नल भी नहीं था, मतलब बाहर किसी से कांटेक्ट करके हेल्प मांगने का भी कोई तरीका नहीं है। तभी एक गंजा आदमी सामने आकर कहता है कि अगर जरूरत पड़े तो वो पैदल ही इस रेगिस्तान को पार करके बाहर निकल सकता है, क्योंकि वो पहले भी कई बार ट्रैकिंग कर चुका है। लेकिन रेडी नाम का एक और आदमी उसे ऐसा करने से मना करता है। वो बताता है कि अभी जुलाई का महीना चल रहा है और इस रेगिस्तान में जुलाई साल का सबसे ज्यादा गर्मी वाला वक्त होता है। उसके मुताबिक अगर कोई आदमी यहाँ 1 गिलास पानी पीकर चलना शुरू करे तो रास्ते में उसके शरीर से उससे कई गुना ज्यादा पानी पसीने के जरिए बाहर निकल जाएगा। ये सुनकर गंजा आदमी भी समझ जाता है कि अकेला रेगिस्तान पार करके जिंदा बचना लगभग नामुमकिन है। आखिर में सभी मिलकर एक्सीडेंट में मरे हुए अपने 3 साथियों को रेगिस्तान की रेत में दफना देते हैं। उन तीनों को दफन करने का वो पल सभी के लिए बेहद इमोशनल था, क्योंकि अब उन्हें समझ आ चुका था कि एक्सीडेंट से बच जाना कोई खुशी की बात नहीं है, क्योंकि उनकी असली जंग तो ये है कि वो यहाँ कैसे जिंदा रहेंगे। उस रात थकान की वजह से सभी एयरप्लेन के अंदर ही सो जाते हैं। सबको उम्मीद थी कि शायद अगले दिन जिंदा बचने का कोई नया रास्ता मिल जाए, लेकिन आधी रात को डेविस वॉशरूम जाने के लिए एयरप्लेन से बाहर निकलता है। उसी वक्त रेगिस्तान में दोबारा एक भयंकर रेतीला तूफान शुरू हो जाता है। तभी अचानक उसका पैर एक पत्थर में फंस जाता है। बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो रेत के एक ढलान से लुढ़कता हुआ सीधा एक गहरी खाई में गिर जाता है। धूल और रेत के तूफान की वजह से आसपास इतना अंधेरा हो गया था कि डेविस को कुछ भी नजर नहीं आता। अपनी जान बचाने के लिए वो बार बार मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन आंधी की आवाज के सामने उसकी आवाज दूसरे लोगों तक पहुंच नहीं पा रही थी। अगली सुबह सभी उठते हैं और तभी वो देखते हैं कि डेविस कहीं वहां नहीं है। खबर मिलते ही सब घबराकर उसे चारों तरफ ढूंढने लगते हैं। ढूंढते हुए काफी देर हो जाती है, लेकिन डेविस उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलता। लेकिन हमें पता है कि रात के उस भयंकर तूफान में डेविस जिंदा ही रेत के नीचे दब चुका है। इस सच से अनजान उसका सुपरवाइजर बार बार डेविस का नाम लेकर उसे पुकारता रहता है। वो उसे ढूंढने के लिए रेगिस्तान की तरफ जाने वाला था, लेकिन तभी एक और भयंकर तूफान उनकी तरफ बढ़ने लगता है। मजबूरन बाकी लोग उसे पकड़कर वापस एयरप्लेन के अंदर ले आते हैं। तूफान रुकने के बाद पूरे ग्रुप में अपने लापता साथी को लेकर बेचैनी बढ़ जाती है। इसी बीच 2 पैसेंजर्स चुपके से कुछ पानी की बॉटल्स लेकर रेगिस्तान से भागने का प्लान बनाते हैं, लेकिन बाहर निकलने से पहले ही कैप्टन फ्रैंक उन्हें पकड़ लेते हैं। वो उन्हें गुस्से से कहते हैं कि इस वक्त कोई भी 1 बूंद पानी लेकर कहीं नहीं जा सकता। बातचीत धीरे धीरे बहस में बदल जाती है और फिर हाथापाई शुरू हो जाती है। धक्का मुक्की के दौरान पानी की बॉटल्स एक लोहे के पाइप से टकराकर फट जाती है। कुछ ही पलों में उनका कीमती पानी रेत में बहकर बर्बाद हो जाता है। ये देखकर सब लोग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तभी
एलियट नाम का एक आदमी आगे आता है। वो सबको शांत करते हुए बताता है कि उसके पास यहाँ से जिंदा बाहर निकलने का एक प्लान है। एलियट कहता है कि पिछले कुछ दिनों से उसने क्रैश हुए एयरप्लेन के हर पार्ट को बहुत ध्यान से जांचा है। उसका मानना है कि अगर सभी लोग मिलकर काम करें तो इसी डैमेज्ड एयरप्लेन के पार्ट से एक छोटा एयरप्लेन बनाया जा सकता है। कैप्टन फ्रैंक ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि उसे एयरप्लेन के बारे में इतना कॉन्फिडेंस आखिर कैसे है। एलियट जवाब देता है कि वो पहले कई एयरप्लेन्स डिजाइन कर चुका है, इसी वजह से उसे यकीन है कि वो इस रेखित से भी एक नया एयरप्लेन बना सकता है। एलियट की बात सुनकर सबके अंदर दोबारा जिंदा बचने की उम्मीद आ जाती है और सब उसके प्लान में साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन कैप्टन फ्रैंक अभी भी अपने फैसले पर कायम रहते हैं। उनका मानना था कि जरूरी टूल्स और इक्विपमेंट के बिना रेगिस्तान के बीच एयरप्लेन बनाना लगभग नामुमकिन है। इससे सिर्फ उनका वक्त और कीमती फूड सप्लाईज बर्बाद होंगी। लेकिन अगले दिन सुबह एक नई प्रॉब्लम सामने आ जाती है। लिडेल बिना किसी को बताए अचानक गायब हो जाता है। खबर मिलते ही एलियट उसे ढूंढने के लिए बाहर जाना चाहता है, लेकिन कैप्टन फ्रैंक उसे रोक लेते हैं और खुद एक पानी की बोतल लेकर लिडेल को ढूंढने निकल जाते हैं। ढूंढते ढूंढते वो उस जगह पहुंचते हैं जहां एक्सीडेंट के वक्त एयरप्लेन का पिछला हिस्सा पहाड़ से टकराया था। वहां कैप्टन को उस क्रू मेंबर की डेड बॉडी मिलती है जो एक्सीडेंट के वक्त प्लेन से बाहर गिर गया था। लेकिन पास जाकर जो सीन वो देखते हैं उससे कैप्टन के होश उड़ जाते हैं। डेड बॉडी के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और पूरे बॉडी पर कई गोलियों के निशान साफ नजर आ रहे थे। तभी लिडेल भी वहां पहुंच जाता है। कैप्टन के पूछने पर वो बताता है कि वो असल में अपनी वॉच लेने के लिए वापस आया था। वो वॉच उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे गिफ्ट की थी। लेकिन डेड बॉडी के हाथ को देखकर लिडेल समझ जाता है कि वॉच वहां नहीं है। अब दोनों को एहसास होता है कि इस सुनसान रेगिस्तान में वो अकेले नहीं है, यहाँ कोई और भी मौजूद है और वो इतना बेरहम है कि एक डेड इंसान की बॉडी पर गोलियां चलाने के बाद उसकी वॉच तक लूट कर ले गया। इस खौफनाक सच का पता चलने के बाद कैप्टन तुरंत लिडेल को कैंप में वापस जाने के लिए कहते हैं। लेकिन वापस जाने से पहले लिडेल कैप्टन से एक सवाल करता है। वो पूछता है आखिर वो नया एयरप्लेन बनाने के इतने खिलाफ क्यों हैं? कैप्टन उसे जवाब देते हैं कि वो किसी को झूठी उम्मीद नहीं देना चाहते। उन्हें इस बात पर यकीन है कि इस हालत में बनाया गया एयरप्लेन कभी हवा में उड़ ही नहीं पाएगा। तभी लिडेल एक ऐसी बात कहता है जो कैप्टन की सोच बदल देती है। वो कहता है कि अगर हम किसी को खुशी नहीं दे सकते तो कम से कम उससे जिंदा रहने की उम्मीद तो नहीं छीननी चाहिए। लिडेल की ये बात कैप्टन को कहीं ना कहीं सही लगती है। आखिरकार वो भी नया एयरप्लेन बनाने का फैसला कर लेते हैं। दोनों कैंप में वापस आते हैं और कैप्टन फ्रैंक एलियट को बताते हैं कि अब से सब लोग उसकी लीडरशिप में नया एयरप्लेन बनाने का काम करेंगे। एलियट की लीडरशिप में सभी लोग डैमेज्ड एयरप्लेन के पार्ट से नया एयरक्राफ्ट बनाने के काम में जुट जाते हैं। लेकिन रेगिस्तान की इस भयानक गर्मी उनका काम और मुश्किल बना देती है। दिन के वक्त बाहर काम करना मतलब अपनी जान खतरे में डालना था। इसलिए सब डिसाइड करते हैं कि दिन में रेस्ट करेंगे और पूरी रात जाग कर काम करेंगे। इस पूरे प्लान की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैप्टन फ्रैंक अपने कंधों पर ले लेते हैं। रात में काम करने के लिए वो एयरप्लेन के पास आग जलाते हैं और एक छोटे जनरेटर की मदद से लाइट का अरेंजमेंट करते हैं। लेकिन एक रात वेल्डिंग करते वक्त कुछ स्पार्क्स सीधे फ्यूल के ड्रम पर गिर जाते हैं। अगले ही पल एक जबरदस्त धमाका होता है। आसपास खड़े सभी लोग घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं। खुशनसीबी से किसी को चोट नहीं लगती, लेकिन इस एक्सीडेंट में उनका ज्यादातर कीमती फ्यूल जलकर बर्बाद हो जाता है। कैलकुलेशन करने पर पता चलता है कि अब उनके पास सिर्फ इतना फ्यूल बचा है कि नए एयरप्लेन को सिर्फ एक बार उड़ाने की कोशिश की जा सकती है। फ्यूल की कमी की वजह से रात में काम करना भी पॉसिबल नहीं रहता। अब मजबूरन सभी को रेगिस्तान की तेज धूप में ही काम करना पड़ता है। सूरज की भयानक गर्मी हर पल उनके बॉडीज को कमजोर कर रही थी, लेकिन जिंदा बचने की उम्मीद में किसी ने हार नहीं मानी। सब अपनी पूरी ताकत लगाकर एयरप्लेन बनाने में लगे रहते हैं। कई दिनों की लगातार मेहनत के बाद उनके सामने सबसे मुश्किल काम आता है। एयरप्लेन का एक बहुत बड़ा और भारी विंग सही जगह पर फिट करना था। इस काम में जरा सी भी गलती की गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि अगर विंग एक बार रेत पर गिर गया तो उसे दोबारा उठाने के लिए उनके पास कोई मशीन नहीं थी। इसलिए सब मिलकर एक चेन की मदद से विंग को धीरे धीरे नीचे उतारने लगते हैं। लेकिन अचानक चेन बीच से टूट जाती है। भारी विंग कंट्रोल से बाहर होकर नीचे गिरता है और जोर से एयरप्लेन के स्ट्रक्चर से टकरा जाता है। ये देखकर सबको लगता है कि उनकी इतने दिनों की मेहनत एक पल में बर्बाद हो गई। लेकिन तभी मैक्स एयरप्लेन के अंदर से भागता हुआ बाहर आता है और खुशी से चिल्लाकर कहता है कि काम हो गया। सब हैरान रह जाते हैं। एलियट तुरंत विंग को ध्यान से चेक करता है और हैरान करने वाली बात यह थी कि विंग बिल्कुल सही पोजीशन पर मजबूती से फिट हो चुका था। ये देखकर सबकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। कई दिनों बाद पहली बार उन्हें लगता है कि शायद वो सच में जिंदा इस रेगिस्तान से बाहर निकल सकते हैं। खुशी में सब छोटा सा सेलिब्रेशन भी करते हैं। इसके बाद वो एयरप्लेन को उड़ाने के लिए रेगिस्तान की रेत हटाकर एक टेम्परेरी रनवे बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन उनकी स्ट्रगल अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ दिनों बाद अचानक रेगिस्तान का वेदर बदल जाता है। आसमान काले बादलों से भर जाता है और एक के बाद एक लाइटनिंग स्ट्राइक
होने लगती है। सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि एयरप्लेन के विंग्स के अंदर अभी भी फ्यूल भरा हुआ था। अगर लाइटनिंग विंग पर गिरती तो पूरा एयरप्लेन एक पल में एक्सप्लोजन से उड़ सकता था। इसलिए सब लोग जल्दी से सेफ जगह की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन एलियट 1 इंच भी नहीं हिलता। अपने हाथों से दिन रात मेहनत करके बनाए गए एयरप्लेन को वो ऐसे नहीं छोड़ना चाहता था। वो एयरप्लेन के ऊपर चढ़कर उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करने लगता है। तभी आसमान की लाइटनिंग सीधे उसकी तरफ बढ़ती है। आखिरी मोमेंट पर कैप्टन फ्रैंक दौड़ कर आते हैं और एलियट को जबरदस्ती वहां से हटा देते हैं। इस तरह कैप्टन उसकी जान बचा लेते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि अगर एलियट मर गया तो इस एयरप्लेन का काम कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तूफान के गुजर जाने के बाद सब मिलकर अपने नए एयरप्लेन का नाम रखते हैं। वो एयरप्लेन को फीनिक्स नाम देते हैं। हालांकि अभी भी कुछ काम बाकी था। इधर उनका पानी का स्टॉक भी तेजी से खत्म हो रहा था। आखिरी उम्मीद के तौर पर केली अकेला पानी ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन कुछ दूर जाते ही वो एक ऐसा सीन देखता है जिसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो एक पल भी वेस्ट किए बिना कैंप की तरफ भागता है। रात होते ही कैप्टन फ्रैंक 2 और लोगों को लेकर बाइनोक्यूलर्स के साथ उस जगह पहुंचते हैं। दूर से उन्हें रेगिस्तान के बीच कुछ टेंट्स लगे हुए दिखाई देते हैं। ध्यान से ऑब्जर्व करने के बाद उन्हें समझ आता है कि वो कोई नॉर्मल लोग नहीं है। वो हथियारों से लैस आर्म्ड रॉबर्स का एक ग्रुप था। कैप्टन कहते हैं कि अब पानी पाने का एक ही तरीका है, उन रॉबर्स के पास जाकर हेल्प मांगना। लेकिन एलियट इस बात का विरोध करता है। वो कहता है कि उनके पास डेंजरस वेपन्स हैं। अगर कैप्टन को कुछ हो गया तो फीनिक्स का काम कभी कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन हालात को देखते हुए कैप्टन कुछ साथियों को लेकर रॉबर्स के कैंप की तरफ बढ़ते हैं। अपनी सेफ्टी के लिए वो एक और साथी को लेकर थोड़ा दूर एक बड़े पत्थर के पीछे पोजीशन ले लेते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर कवर फायर दिया जा सके। उधर उनके साथी शांति से पानी मांगने के लिए रॉबर्स के पास पहुंचते हैं। लेकिन एक रॉबर बिना कुछ सुने अचानक गोली चला देता है। कुछ ही पलों में उनका एक साथी वहीं मारा जाता है। ये देखते ही कैप्टन और उनके साथी भी काउंटर फायर शुरू कर देते हैं। तेज गोलीबारी के बाद लगभग सारे रॉबर्स मारे जाते हैं। हालांकि एक रॉबर बुरी तरह घायल होने के बाद भी वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। कैप्टन चाहें तो उसे भी आसानी से गोली मार सकते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते, क्योंकि वो कोई किलर नहीं बनना चाहते थे। इसके बाद कैप्टन मरे हुए रॉबर्स की बॉडीज की तलाशी लेने लगते हैं। तभी उन्हें एक वॉच नजर आती है, वही वॉच जो लिडेल को उसकी गर्लफ्रेंड ने गिफ्ट की थी। अब सबको पूरी सच्चाई समझ आ जाती है। एयरप्लेन क्रैश के बाद जिस डेड क्रू मेंबर की बॉडी पर गोलियां चलाकर उसकी वॉच लूट ली गई थी, उसके पीछे यही रॉबर्स थे। इसके बाद वो घायल रॉबर को पकड़कर अपने कैंप में ले आते हैं। टीम के कुछ लोग तुरंत उसे मार देना चाहते हैं, क्योंकि इसी ग्रुप के लोगों ने उनके एक दोस्त को मारा था। लेकिन कैप्टन साफ मना कर देते हैं। इस फैसले को लेकर पूरे ग्रुप में तेजी से बहस शुरू हो जाती है। तभी एलियट अचानक गन निकालता है और रॉबर को गोली मारकर जान से मार देता है। ये देखकर कैप्टन फ्रैंक बुरी तरह गुस्से में आ जाते हैं। दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। एलियट सारा ब्लेम कैप्टन पर डालते हुए कहता है कि कैप्टन के गलत फैसले की वजह से ही वो सब इस रेगिस्तान में फंसे हुए हैं। वो याद दिलाता है कि उसने शुरू से ही रॉबर्स के पास जाने से मना किया था, लेकिन कैप्टन ने उसकी एक नहीं सुनी और इसी फैसले की वजह से उनका एक और साथी मारा गया। ये सुनकर कैप्टन अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते। वो गुस्से में एलियट के मुंह पर जोर से एक पंच मार देते हैं। इस एक पंच की वजह से एलियट का ईगो हर्ट हो जाता है। गुस्से में वो सबके सामने अनाउंस करता है कि अब से वो फीनिक्स बनाने के काम में अपना 1 मिनट भी नहीं लगाएगा। ये सुनकर पूरी टीम शॉक में आ जाती है। सब जानते थे कि एलियट के बिना फीनिक्स का काम कंप्लीट करना लगभग नामुमकिन है। आखिरकार सबकी जान बचाने के लिए कैप्टन को अपना ईगो साइड में रखना पड़ता है। वो खुद एलियट के पास जाकर माफी मांगते हैं और कहते हैं कि अब से वो बिना सवाल किए एलियट के हर डिसीजन को फॉलो करेंगे। कैप्टन की माफी से एलियट का गुस्सा शांत होता है। आखिरकार वो दोबारा फीनिक्स बनाने के काम में लौट आता है। लेकिन काम शुरू होते ही रॉबर्स दोबारा वहां नजर आने लगते हैं। इस बार वो सीधा अटैक नहीं करते। वो दूर से इंतजार करने का फैसला करते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि कैप्टन की टीम के पास अब उनके कुछ हथियार हैं। उनका प्लान था कि जब टीम का खाना और पानी खत्म हो जाएगा तब सभी कमजोर पड़ जाएंगे, तब उन पर अटैक करना आसान हो जाएगा। उधर बढ़ते खतरे को समझते हुए टीम फीनिक्स का काम और तेजी से कंप्लीट करने लगती है। आखिरकार कई दिनों की कठिन मेहनत के बाद नया एयरप्लेन पूरी तरह रेडी हो जाता है। इसी वक्त कैप्टन के हाथ एक पुरानी मैगजीन लगती है। उसमें छोटे एयरप्लेन्स के कई डिजाइन दिए हुए थे। कैप्टन उन डिजाइन्स को देखकर अचानक हैरान हो जाते हैं, क्योंकि फीनिक्स का डिजाइन उन मॉडल्स से लगभग बिल्कुल मैच कर रहा था। अगले ही पल एलियट का सबसे बड़ा सीक्रेट सबके सामने आ जाता है। शुरुआत में एलियट ने जिन एयरप्लेन्स को डिजाइन करने का एक्सपीरियंस बताया था वो असली एयरप्लेन्स नहीं थे। वो रिमोट कंट्रोल से चलने वाले बच्चों के टॉय मॉडल एयरप्लेन्स थे। एलियट ने पूरी जिंदगी सिर्फ इसी तरह के मॉडल प्लेन्स डिजाइन किए थे। उसने इससे पहले कभी एक रियल एयरक्राफ्ट नहीं बनाया था। सच सामने आते ही सब बहुत गुस्सा हो जाते हैं। इयान नाम का एक साथी गुस्से में गन उठाकर सीधा एलियट के माथे पर तान देता है। वो चिल्लाकर कहता है कि एलियट इतने दिनों से सबकी जिंदगी के साथ खेल रहा था। वो कहता है ये जोड़ तोड़ कर बनाया गया एयरप्लेन कभी भी हवा में नहीं उड़ सकता। लेकिन हैरानी
की बात ये थी कि एलियट के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। उसे अपने डिजाइन पर पूरा भरोसा था। वो कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि उसका बनाया फीनिक्स जरूर उड़ेगा। तभी कैप्टन आगे बढ़कर सही वक्त पर इयान को गोली चलाने से रोक लेते हैं। इसी बीच रेगिस्तान में एक और भयंकर रेतीला तूफान शुरू हो जाता है। हवा का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि फीनिक्स थोड़ा सा जमीन से ऊपर उठने लगता है। ये देखकर सबको यकीन होने लगता है कि एलियट का डिजाइन सच में काम कर सकता है। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। कुछ ही पलों में तूफान और ज्यादा डेंजरस हो जाता है और आंखों के सामने फीनिक्स दोबारा रेत के नीचे दब जाता है। तूफान रुकने के बाद सब देखते हैं कि कई दिनों की मेहनत का रिजल्ट फिर से रेगिस्तान की रेत के नीचे चला गया है। उन्हें लगता है कि शायद अब वो फीनिक्स को दोबारा रेत के नीचे से कभी नहीं निकाल पाएंगे। तभी कैप्टन आगे आते हैं। वो सबको कहते हैं कि इस एयरप्लेन को बनाने के लिए उन्होंने अपना खून पसीना एक कर दिया है, इसलिए चाहे कुछ भी हो वो फीनिक्स को उड़ाकर ही इस रेगिस्तान से बाहर निकलेंगे। कैप्टन उन्हें याद दिलाते हैं कि उनके परिवार अभी भी उनकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं और जो लोग इस सर्वाइवल जर्नी में अपनी जान दे चुके हैं उनकी सैक्रिफाइस को किसी भी कीमत पर बेकार नहीं जाने दिया जा सकता। कैप्टन की मोटिवेटिंग बातों से पूरी टीम में दोबारा एनर्जी आ जाती है। सब मिलकर पूरी जान लगा देते हैं और कुछ ही मिनट्स में फीनिक्स को रेत के नीचे से निकालकर रनवे पर ले आते हैं। अब सब कुछ रेडी था। कैप्टन फीनिक्स का इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। सभी लोग टेंशन के साथ उस मोमेंट का वेट कर रहे थे, लेकिन इंजन स्टार्ट होते ही अंदर एक छोटा एक्सप्लोजन होता है। उसकी तेज आवाज दूर बैठे रॉबर्स तक भी पहुंच जाती है और अगले ही पल इंजन फिर बंद हो जाता है। ये देखकर सबकी सांसें रुक जाती हैं, लेकिन कैप्टन हार नहीं मानते। वो दोबारा इंजन स्टार्ट करते हैं। हर बार इंजन कुछ सेकंड्स चलता और फिर बंद हो जाता। बार बार फेल होता देखकर एलियट और सबकी उम्मीद टूटने लगती है। सबको लगने लगता है कि शायद ये उनका आखिरी चांस था, लेकिन फिर भी कैप्टन एक आखिरी बार स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं और इस बार फीनिक्स का इंजन तेज आवाज के साथ पूरी तरह स्टार्ट हो जाता है। इंजन के सक्सेसफुली स्टार्ट होते ही पूरी टीम की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन इंजन की आवाज दूर इंतजार कर रहे रॉबर्ट्स ने भी सुन ली थी। एक पल भी वेस्ट किए बिना वो घोड़ों पर सवार होकर गन्स लेकर फीनिक्स की तरफ जाने लगते हैं। उधर टीम भी जल्दी से एयरप्लेन में बैठ जाती है और विंग्स को मजबूती से पकड़ लेती है, क्योंकि एलियट ने फीनिक्स को एक बिल्कुल अलग तरीके से डिजाइन किया था। इस एयरप्लेन के अंदर बैठने के लिए कोई प्रॉपर केबिन नहीं था। डैमेज्ड बड़े एयरप्लेन के अलग अलग पार्ट्स को जोड़कर एलियट ने सिर्फ एक लाइट वेट फ्लाइंग स्ट्रक्चर बनाया था, ताकि कम फ्यूल में भी वो रेगिस्तान को क्रॉस कर सके। फीनिक्स रनवे पर तेजी से दौड़ना शुरू करता है और ठीक उसी वक्त पीछे से रॉबर्ट्स एक के बाद एक गोलियां चलाने लगते हैं। गोलीबारी के बीच अचानक एयरप्लेन के एक विंग में प्रॉब्लम आ जाती है। बिना एक पल गंवाए एलियट एयरप्लेन के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ता है। अपनी जान की परवाह किए बिना वो एयरप्लेन के ऊपर खड़े होकर उस विंग को ठीक करने की कोशिश करता है। तभी रनवे का आखिरी हिस्सा आ जाता है। आगे एक गहरी खाई थी। उनके पास रुकने का कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि पीछे रॉबर्ट्स उनका पीछा कर रहे थे। अगले ही पल फीनिक्स सीधा उस खाई की तरफ चला जाता है। ये देखकर रॉबर्ट्स वहीं रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब फीनिक्स क्रैश होकर टूट गया होगा, लेकिन अगले ही पल सबके होश उड़ जाते हैं। एलियट ने फीनिक्स को इतनी परफेक्टली डिजाइन किया था कि खाई में सीधा गिरने के बजाय एयरप्लेन हवा का प्रेशर पकड़ लेता है और धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। कुछ ही सेकंड्स में फीनिक्स आसमान में स्मूथली उड़ने लगता है। ये देखकर रॉबर्ट्स के होश उड़ जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि एक एयरप्लेन के मलबे से बनाया गया एयरक्राफ्ट सच में हवा में उड़ सकता है। उधर फीनिक्स के अंदर मौजूद सभी लोग बहुत खुश होते हैं। कई हफ्तों की नॉन स्टॉप मेहनत, सैकड़ों प्रॉब्लम्स और मौत के डर के बाद आखिरकार उनकी स्ट्रगल की सक्सेसफुल एंडिंग हो चुकी थी। उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था और इसी के साथ खत्म होती है सर्वाइवल की ये इनक्रेडिबल कहानी। तो दोस्तों, ये थी आज की एक जबरदस्त सर्वाइवल मूवी की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना।